Assalamualaikum students, hope you all are fine. We studying the chapter number 4 cells and tissues, and our today topic is cellular structure and functions, in which we study about endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीन. जो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीन होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स. ये किस तरीके का नेटवर्क है, यानी कि गुच्छा है जो कि इंटरकनेक्ट हुआ हुआ है चैनल्स यानी कि रास्तों में से. कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमें एक नेटवर्क की फॉर्म में मिलता है जिसमें रास्ते होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं हमारे पास. एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो स्मूथ है हम उसको SER से रिप्रेजेंट करते हैं कि पेपर में हमें इस तरीके से SER करके या RER करके भी पूछ लेते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से डिनोट करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से डिनोट करते हैं. इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है. एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन. ये हमारे पास न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होते कहाँ तक आता है, सेल मेम्ब्रेन तक. SER की बात करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों कह रहे हैं, उनको स्मूथ अपीयरेंस इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उन पर राइबोसोम्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं. तो जब उनके लेयर्स पर राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं होती, राइबोसोम्स हम क्या है हमारे पास ग्रैन्युलर फॉर्म में है, तो मतलब राइबोसोम हमारे पास क्या है, ग्रैन्युलर फॉर्म में है, तो स्मूथ अपीयरेंस है, तो राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है. इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में होता है. मेटाबॉलिज्म हम कैसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें टूट फूट हो, तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है. इसके अलावा ये डीऑक्सीफाई करता है. डीऑक्सीफाई मतलब कि हार्मफुल जो सब्सटेंस होती है उनको ख़त्म करता है. इसमें प्रोसेस क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है. इसके बाद ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. चैनल्स मौजूद हैं, रास्ते मौजूद हैं. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करता है. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, RER, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं. इसको रफ स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है, इसकी अपीयरेंस रफ क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स मौजूद हैं. वो स्मूथ था, ये रफ है. इसमें क्या होंगे, ग्रैन्युलर फॉर्म में राइबोसोम्स मौजूद होंगे. तो राइबोसोम्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ मतलब प्रोटीन्स कहा जाता है. तो जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनती है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम हुआ, फंक्शन क्या हुआ इसका, प्रोटीन सिंथेसिस का. क्लास ये हमारे पास था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा. अब हम राइबोसोम की बात करते हैं. राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है. इससे पहले जो हमने ऑर्गेनील्स पढ़े वो क्या थे, मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, कुछ डबल थे. तो राइबोसोम्स क्या है हमारे पास, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है. तो नॉन मेम्ब्रेन से हमने क्या कहा कि ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जा सकते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जा सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में ये इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, तभी तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता. तो राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं. तो ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का एक डिफरेंस भी हुआ कि इन दोनों में क्या है, राइबोसोम मौजूद होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. राइबोसोम हमारे पास क्या है, टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. लोकेशन और ऑक्यूरेंस की बात करते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. ये हमें साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हुए भी मिलेंगे और अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहाँ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हुए हुए हमें मिलते हैं, क्या, राइबोसोम्स. तो 2 जगह में मिलते हैं. कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के साथ अटैच होंगे. इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो राइबोसोम्स हमारे पास जो है RNA और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. न्यूक्लियोलस जब हमने स्टडी किया था तो हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल RNA, जहाँ राइबोसोमल RNA बनता है. तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है हमारे पास, राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स किस तरीके से कंपोज होते हैं,
राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से। ये दोनों कहाँ बनते हैं? राइबोसोम से। राइबोसोम्स को कौन ऑर्डर देता है? न्यूक्लियोलस, जहाँ पर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। सिंपली राइबोसोम का फंक्शन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है और इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, जो कि कहाँ होती है? हमारे पास न्यूक्लियोलस में। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे? लार्ज इन स्ट्रक्चर होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की, तो इसके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं। 2 सब यूनिट्स यानी कि एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। इस तरीके से बुक में हमें स्ट्रक्चर राइबोसोम का बना के दिया हुआ है कि ये लार्जर सब यूनिट है और इसके अंदर क्या बनाया हुआ है? स्मॉल सब यूनिट। अब जब वैसे तो ये मिले हुए होते हैं, लेकिन किस टाइम? जब ये काम कर रहे होते हैं साथ में, जब राइबोसोम का बनना होता है तो ये क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम या जब राइबोसोम काम करना बंद कर देते हैं तो ये स्मॉल सब यूनिट क्या हो जाता है? डिसेंबल हो जाता है, यानी कि इससे अलग हो जाता है। कैसे? 2 सब यूनिट में एक लार्जर यूनिट हो जाता है और एक क्या हो जाता है? स्मॉल। तो क्लास ये हमारे पास राइबोसोम था, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर में होता है, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन के साथ बना हुआ होता है। और अगर यूकैरियोटिक सेल में इसकी बात करें तो इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है गोल्जी अपैरेटस। इसको हम गोल्जी बॉडी भी कह रहे होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह रहे होते हैं और गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। इसको क्यों ये कहते हैं? क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने इसको यानी कि डिस्कवर किया था तो उसका क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। तो उन्होंने इस ऑर्गेनील को अपने ही नाम पर रखा था, जो कि हमारे पास क्या थे? एक फिजिशियन थे जिन्होंने गोल्जी अपैरेटस को क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं तो गोल्जी अपैरेटस हमारे पास क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं। किस पर मुश्तमिल होता है? इसमें फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स मौजूद होते हैं। इस तरीके से थैलानुमा एक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको हम सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं या सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस में मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स मौजूद होते हैं जो कि फ्लैट शेप में होते हैं। ये फ्लैट शेप में है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन की बात करते हैं तो जो गोल्जी अपैरेटस का काम है वो क्या करना है? पैकिंग करनी है, पैक करना है, एक मेम्ब्रेन में पैक करना है। आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के पास हमारे पास क्या है? गोल्जी अपैरेटस है। सिंगल सेक्स को आप क्या कह रहे हैं? सिस्टर्नी। और जब ये सिंगल सेक्स मिलकर पूरा एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेट बना लेते हैं, यानी कि एक सेट से दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, और उसके पास फिर क्या हो जाते हैं? वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सेट बन जाता है। तो उस सेट को हम क्या कह रहे होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम फंक्शन की बात कर रहे थे कि ये क्या फंक्शन है इसका? ये पैकिंग करता है किसमें? मेम्ब्रेन में। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को क्या करता है? ये मेम्ब्रेन में पैक कर देता है। हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आता है उसकी ज़रूरत इनसाइड द सेल भी हो सकती है, आउटसाइड द भी सेल भी हो सकती है। अब प्रोटीन को उस लोकेशन में पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत हो, वो क्या काम कर रहा होता है? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन को लेता है जो कि कहाँ से आती है? राइबोसोमल मतलब रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आती है, जहाँ हमने बात की थी ना अभी कि जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? राइबोसोम, जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब प्रोटीन आता है वहाँ से तो गोल्जी अपैरेटस उसको वेसिकल्स के साथ क्या कर देता है? एक मेम्ब्रेन में बाउंड कर देता है। इस मेम्ब्रेन को हम वेसिकल्स कह रहे होते हैं। इसीलिए गोल्जी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कह सकते हैं कि जहाँ जिस चीज़ की नीड होती है, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, तो गोल्जी अपैरेटस उसको मेम्ब्रेन में बाउंड करके वेसिकल बना के उस जगह पर क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो मटेरियल इसके पास आता है या तो वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है या वो लिपिड की फॉर्म में होता है, तो ये कंबाइन करके उसको लिपोप्रोटीन में क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। या ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्रोटीन और ग्लूकोज को मिक्स करके ग्लाइकोप्रोटीन्स में मॉडिफाई कर देता है। तो ये चीज़ों को मॉडिफाई करके पैक करके अच्छी से उस जगह पर पहुंचा देता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कह रहे हैं।
अब हमारे पास लाइसोसोम्स आ जाते हैं। अब लाइसोसोम क्या हैं, ये कैसे ऑर्गेनील हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो वो क्या था, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। लेकिन लाइसोसोम हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स, और इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है या डाइजेशन का अमल करता है। किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, क्योंकि इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। इसका ज़रा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम होगा। हमने कहा था कि जो गोल्जी अपैरेटस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम दे रहा होता है, राइबोसोम से जो प्रोटीन आ रही होती हैं उनको ये क्या करता है, पैक कर देता है और आगे पहुंचा देता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। तो लाइसोसोम क्या काम करते हैं, जब आउटसाइड द सेल से इसके पास एक फूड वैक्यूल आता है, फूड आता है, तो ये इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले ये क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम, जब ये फूड वैक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फूड वैक्यूल जब इसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम मौजूद होते हैं। उन एंजाइम की मदद से ये फूड वैक्यूल को क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है, उन्हें डाइजेस्ट कर देता है किसी भी फूड वैक्यूल को। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम से क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये इस फूड को क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर एंजाइम्स की मदद से क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, और इसके बाद जो फूड होता है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में मौजूद होता है, जिसके बाद ये इनका मेम्ब्रेन खुल जाता है। मेम्ब्रेन किसके, जब प्रोटीन पर मेम्ब्रेन आ जाता है तो उसको वेजिकल्स कह रहे होते हैं, तो ये उसका वेजिकल का मेम्ब्रेन खुल जाता है और ये फूड कहाँ चला जाता है, सेल में चले जाता है डाइजेस्टेड फॉर्म में। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है कि ये गोल्जी अपैरेटस को क्या कर देता है, गोल्जी अपैरेटस से जो राइबोसोम आती है उसको पैकिंग कर देता है प्रोटीन को, और इस प्रोटीन में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसमें जब फूड वैक्यूल ऐड हो जाता है तो उस फूड को ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है और फिर सेल्स में उसको छोड़ देता है डाइजेस्टेड फॉर्म में। तो प्राइमरी लाइसोसोम में जब वैक्यूल फूड वैक्यूल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल। क्लास, अब हम वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल हमारे पास किस तरीके का ऑर्गेनील है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है। वैक्यूल की बात करते हैं तो ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में दो ग्रुप है हमारे पास, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। जो एनिमल सेल में होता है उसमें स्मॉल स्मॉल यानी कि छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म में। जबकि हमने प्लांट सेल की जब बात करी थी, मैच्योर प्लांट सेल की, तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं होता, कहाँ पुश हो जाता है एक साइड पर। किसकी वजह से, फूड वैक्यूल की वजह से। इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, सेंटर से साइड पर। तो एनिमल और प्लांट सेल में ये डिफरेंस हम बता सकते हैं कि इसका एक तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और प्लांट में साइड में हो जाता है, और एनिमल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं, और इसमें फूड वैक्यूल क्या एक पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से इसके पास इतना बड़ा लार्ज यानी कि वैक्यूल मौजूद था। जब ये स्मॉल प्लांट होता है तो इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो वैक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट होके एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। अब वैक्यूल का हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाटर प्लस मिनरल्स यानी कि सॉल्ट्स वगैरह को, आइंस को क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है। तो प्लांट सेल में वाटर कहाँ स्टोर होता है, एक्चुअली वैक्यूल्स में। अब वैक्यूल्स में जब ये होता है तो ये प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी यानी कि सख्त हो जाता है, सॉफ्ट सा नहीं होता, सख्त हो जाता है जब इसमें वाटर भर जाता है मिनरल के साथ। तो ये फंक्शन इसका क्या होता है, सेल को टर्जिड रखना या वाटर को अपने अंदर स्टोर करना। तो जो वैक्यूल होता है उस पर एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट भी कह सकते हैं। तो क्लास, हमारे पास वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एनिमल्स में पाया जाता है छोटे छोटे वैक्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पाए जाते हैं, छोटे साइज में पाए जाते हैं और एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि प्लांट्स में एक मैच्योर जो है बड़ा लार्ज हमारे पास वैक्यूल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास ये प्लांट सेल को क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, और इस पर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं।
अब हमारे पास सेंट्रियोल आता है। तो सेंट्रियोल क्या है, हमारे पास कैसा ऑर्गेनील है, होलो और सिलेंडर लाइक यानी कि ऑर्गेनील है। कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में और यूनिसेलुलर में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये हायर प्लांट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। हायर प्लांट्स हम वास्कुलर प्लांट्स को कह रहे होते हैं। वास्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। तो सेंट्रियोल्स कहाँ, एनिमल सेल में पाया जाता है, किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब की फॉर्म में होता है, और 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि 9 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 मिलके यानी कि एक ट्रिपलेट्स बनाता है। और इस तरीके से 9 ट्रिपलेट्स मिलके सेंट्रियोल का यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, हमारे पास एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये स्पिंडल फाइबर्स बना रहा होता है। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास सेंट्रियोल से यानी कि बनता है। अब दो जब सेंट्रियोल इस तरीके से परपेंडिकुलर शेप में आ जाते हैं तो उनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। कहाँ पाया जाता है ये, हमें जब सेल एट द टाइम डिवीजन शो कर रहा होता है तो वहाँ ये स्पिंडल फाइबर्स के स्मॉल छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। क्लास, अब हम प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिड क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर, इस तरीके से प्लास्टिड जहाँ मौजूद होता है वहाँ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। सिंपली तो इसलिए ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस का तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता। प्लास्टिड की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील होता है। इसका जो फर्स्ट लेयर जो इसकी होती है, जो आउटर इसकी मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही होती है, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। अब एक सैक की बात करते हैं तो इस सैक को, जो कॉइन लाइक सैक होता है, इसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब ये एक कॉइन लाइक इस तरीके से मिलकर पूरा एक सेट बना लेता है तो उस सेट को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रेनम कह रहे होते हैं। सेट ऑफ थाइलाकॉइड मिलकर ग्रेनम बनाता है, और ये सिंगली क्या कहलाता है, ग्रेना। स्ट्रोमा की बात करते हैं तो स्ट्रोमा हमारे पास क्या है, फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। हमने न्यूक्लियस के फ्लूइड की बात करी थी तो हमने उसको क्या कहा था, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इस तरीके से हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी तो उसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा था उसको हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स। इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट में फ्लूइड पाया जाता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। क्यों, क्योंकि इस जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है, जो हम इस एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कह रहे हैं, इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। इसके बाद प्लास्टिड की हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है, वो है क्रोमोप्लास्ट। बुक में इसको इतना डिटेल से नहीं बताया गया। लोकेशन क्या है इसकी, कि ये पेटल्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। हमने देखा होगा फ्रूट कलरफुल होते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर्स के पेटल होते हैं वो ब्राइट इन कलर होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट उनको ब्राइट कलर दे रहा होता है। इसी वजह से हमें फ्लावर्स में क्या डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है। तो ल्यूको मीन्स कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट वैसा पिगमेंट होता है जो कि कलरलेस होता है, जो कि हमारे पास कहाँ पाया जाता है, जहाँ फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जहाँ फूड हमें मौजूद होता है। जिस तरीके से अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एक्चुअली वो अंदर से थोड़ा कलरलेस से होते हैं। तो जहाँ पर हमें स्टार्च, ग्लूकोज और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, उस फूड में जो है ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि कलरलेस होता है। ये थी हमारे पास प्लास्टिड की 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लास हमने जो है सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में हमने डिफरेंस जो है हमने ऑर्गेनील्स को डिस्कस किया था, जैसे कि साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और सेल वॉल था, सेंट्रियोल, प्लास्टिड। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था। तो क्लास ये टॉपिक हमारे पास आज एंड हो जाता है। आप उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको बुक से स्टडी कीजिएगा। इससे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इस पहले डेफिनेशन दे दें, फिर इसका स्ट्रक्चर दे दें, इसकी डायग्राम बना दें,
इसकी लोकेशन बता दें और फंक्शन को दे दें, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसको पूछ लेते हैं। आप देख लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।